बेटा हमारा जो अभी एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और आपने जो है ना मुझे उसका आंसर बताने की कोशिश करनी है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड मतलब एक दूसरी एक हमारी गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी के हिसाब से हमारी स्पीड कितनी होगी या उसकी स्पीड कितनी होगी, ये रिलेटिव स्पीड कहलाती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो कभी कभार कोई गाड़ी जो हमारे सामने से आ रही होती है, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, वो हमारे पास से गुजरती है और हमें फील होता है कि पता नहीं वो कितने हजार किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हमारे पास से गुजर गई है। हालांकि वो बड़ी नॉर्मल स्पीड से जा रही होती, बट हमें लगता है कि वो बहुत तेजी से गुजर गई है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक गाड़ी है हमारी डायरेक्शन में जा रही है और हम उसको क्रॉस करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है और बड़ा आराम आराम से जो है वो उसको क्रॉस कर रही है। ये दोनों जो है वो रिलेटिव स्पीड के, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए बड़ी तेज, हमें बड़ी तेज लगती है और सेम डायरेक्शन में जाते हुए बड़ी स्लो लगती है। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड होती है। इसको फाइंड कैसे करना है कि अगर गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी और जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। मेरा एक सवाल आपसे है कि जब गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो स्पीड एड अप होनी चाहिए या स्पीड माइनस होनी चाहिए? स्पीड एड अप होनी चाहिए जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, स्पीड जो है वो आपकी माइनस होती है। मैं इसको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कार ए है जो ट्रेवल कर रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और कार बी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इनकी रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2, यानी कि ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड को आप ऐड करें तो 110 किलोमीटर पर आवर जो है वो ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो दो गाड़ियां मूव कर रही हो, उस सूरत में क्या होगा, हम दोनों गाड़ियों की जो स्पीड है वो ऐड अप कर देंगे। दूसरा केस जिसमें गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जो है वो आपकी जा रही होती हैं, ए जो है वो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो बी है उसकी है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमने रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है तो S1 माइनस S2, ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपने हमेशा बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस करना है या बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो S1 आपका कितना है 60 और वो है 45, तो आंसर आपका होगा 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो ये आपकी रिलेटिव स्पीड है कार बी के हिसाब से। यानी कि कार, आपको ऐसे लगेगा कि आप कार बी को 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्रॉस कर रहे हैं। ये आपकी रिलेटिव स्पीड निकालने का तरीका है कि जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उनकी दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो फिर क्या करते हैं, उन दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमें जो है वो रिलेटिव स्पीड जो है वो पता चल जाती है। अब आपके सामने मैं एक सवाल लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। एक कार ए है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये बच्चों वाली कार है, और दूसरी है बी जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपने इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो फाइंड करनी है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। जब गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम माइनस करते हैं, आप सारे ऐड करी जा रहे हैं, इसको माइनस करते हैं तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10, बड़ी वैल्यू में से छोटी को आपने माइनस करना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना, तो क्या होगा आंसर? 5 किलोमीटर
पर आवर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो फिर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनकी, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो इनकी स्पीड होती 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेटिव स्पीड का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज आपको इसी तरह से जो है वो पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करें। हाँ जी, बड़ी में से माइनस करेंगे। उसके बाद बचे, आप लोगों ने देखा होगा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं। एवरेज के क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा गौर से समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझा, ये दो पॉइंट हैं, लाहौर और फैसलाबाद, ठीक है। ए और बी, लाहौर और फैसलाबाद, दो पॉइंट हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर से फैसलाबाद जाने का डिस्टेंस और फैसलाबाद से वापस लाहौर आने का डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट हो जाएगा? मतलब जाते हुए 100 किलोमीटर था, आते हुए 110 हो जाएगा? सेम डिस्टेंस, सेम रहेगा। तो अगर ऐसे सवाल जिसमें डिस्टेंस आपका सेम रहता है, नॉर्मली एवरेज स्पीड में सेम ही रहेगा, वहां पर एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है दो पॉइंट्स के दरमियान? तो क्या होगा, एक गाड़ी जो है वो लाहौर से फैसलाबाद जाती है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वही गाड़ी फैसलाबाद से लाहौर वापस आती है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब इनकी एवरेज स्पीड क्या थी? डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड चेंज हो रही है, जाने की और वापस आने की स्पीड चेंज हो रही है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब उस कार ने एवरेज कितनी स्पीड रखी है इस पूरे सफर को जो है वो कंप्लीट करने के लिए, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए? तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आपने याद रख लेना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये ए एस एवरेज स्पीड को शो कर रहा है, टू एस वन फर्स्ट स्पीड है, S2 सेकंड स्पीड है, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। यानी कि क्या किया आपने, आपने ये किया कि जो स्पीड 1 है और स्पीड 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को 2 के साथ, फिर डिवाइड कर दिया इनके सम के साथ। तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी जो है वो एवरेज स्पीड होगी। अब जरा कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय ये 95 बनेगा आपका। 4500 बना आ रहा है ना, उसको डिवाइड करके आंसर बताएं फाइनल क्या आएगा। 47.3 आंसर आ रहा है, 47.3 किलोमीटर पर आवर। बेटा निमरा इस तरह से आंसर नहीं निकालते, आप थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन देख लें। ये 900/19 तो एमसीक्यूज में ऑप्शन ही नहीं होगा, फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको डिवाइड पूरा करके आंसर बताएं। 47.3 जो है वो आपका आंसर है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 47.3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे थे, ऐसे कर रहे हैं, 40 प्लस 45 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, इनको सम करके 2 पे डिवाइड, तो ये वो वाली एवरेज नहीं निकलेगी। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला दूसरा होता है। तो आपने 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, इस फार्मूला के जरिए आप दो पॉइंट्स के दरमियान जो गाड़ी की एवरेज स्पीड है वो जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूला को नोट कर लें आप लोग।
अब एक काम करते हैं, गाड़ी जो है वो पॉइंट ए से निकली है। बेटा इसमें सही से समझ ना आने वाली मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आई, उतनी बेसिक तरीके से बताया है। तो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इसको एक दफा। पॉइंट ए है, पॉइंट ए से गाड़ी निकलती है। ओए होए, गाड़ी जरा लाइन से उतर गई है। पॉइंट ए से चलती है, पॉइंट बी तक आती है, और फिर यहां से ये सी। एक मिनट रुक जा बच्चे, मैं आता हूँ, सिर्फ एक मिनट रुक जा। जी। अच्छा बच्चे, एक गाड़ी जो है वो क्या करती है, ए से बी की तरफ जाती है 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। बी से सी की तरफ जाती है 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और सी से ए की तरफ जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट स्पीड्स हो गई हैं। अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि पॉइंट ए से बी की तरफ मुख्तलिफ स्पीड है, बी से सी की तरफ मुख्तलिफ स्पीड है, और सी से ए की तरफ जो है वो मुख्तलिफ स्पीड है। तो ऐसी सूरत में एवरेज स्पीड जो है वो कैसे फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। S3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3। इस फार्मूला का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है वो एग्जैक्ट स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अब हमारी S1 क्या थी, S1 थी 50, S2 थी 40, और S3 थी 30। अब इन वैल्यूज को पुट करके आंसर बता दें। बेटा कैलकुलेटर किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये आपको मल्टीपल टाइम मैंने बता दिया है। आप जाके मजीद एफपीएससी की हिदायत को पढ़ सकते हैं। चलो, ओ भाई, ये इस तरह के सिर्फ तीन स्पीड के जो है वो फार्मूला दिए जाते हैं। असल में वो बच्ची कह रही है सर अगर 4 5 6 स्पीड हो तो फिर क्या होगा, इस तरह तो फिर 15 16 18 स्पीड होंगे, फिर और भी फार्मूला बढ़ता जाएगा। आप तीन स्पीड्स का माइंड में रखें, 2 और 3 स्पीड्स का जो है वो आपको लेवल का सवाल दिया जाएगा। इससे ज्यादा तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ये भी कैलकुलेशन काफी बड़ी हो रही है। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? 38.2। 38.2 जो है वो आंसर आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? 16.9 भी एक बच्चे का आ गया। 16.9 कैसे आ सकता है?
बेटा सबसे पहले आपने S1 S2 S3 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर नीचे इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स को सम करना है। 38.2 38.3 जो है वो बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो यही तकरीबन मेरे ख्याल में आंसर होगा आपका। 19 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर गलत है जिस बच्चे ने भी लिखा है। इसको फार्मूला को रिमूव कर दूं बेटा? एक एक छोटा सा एक्टिविटी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। अभी रिसेंटली मैंने एसए का टेस्ट लिया था बच्चों का, तो एसए राइटिंग के अंदर उसमें 30 बच्चों ने जो है वो, सॉरी 30 स्टूडेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और उनके स्कोर्स की एवरेज जो निकली थी, मतलब एवरेज जो आनी थी वो आई 38। अब ये एवरेज थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि मैंने एक बच्चे के स्कोर में जो है वो मिस्टेकनली जो रॉन्ग वैल्यू पुट कर दी, वो मैंने 38 की बजाय 83 पुट कर दी। पुट क्या करनी थी? 38, और कर दी मैंने 83। अब मुझे बताएं कि इसको रेक्टिफाई करके नई एवरेज अब क्या निकलेगी। ये गलती मैं अपनी दुरुस्त करता हूं तो मेरी न्यू एवरेज क्या होगी, वो जरा आप सॉल्व करके बता दो। न्यू एवरेज क्या होगी? बेटा मैंने कहा था कि एक 30 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, उनकी एवरेज 38 आई, जो कि मुझे लगा कि ज्यादा है, कम आनी चाहिए थी। तो मुझे पता चला कि एक बच्चे की जो एवरेज थी वो 38 लिखने की बजाय मैंने 83 लिख दिया। तो अभी मैंने रेक्टिफिकेशन किया, तो रेक्टिफिकेशन के बाद नई एवरेज जो है वो क्या आएगी? बेटा इसका एक फार्मूला नोट कर लें आप लोग। एम न्यू एवरेज का जो रेक्टिफाई करके हम लगाएंगे, प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला जब आपको इस तरह का सवाल आ जाए कि कोई गलती से ये एवरेज आ गया और आप उसको सही करके बताएं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूला में क्या होगा? एम वो एवरेज होगी जो मिस्टेकनली लगाई है। तो मिस्टेकन एवरेज कौन सी है? मिस्टेकन एवरेज है आपकी 38। तो ये आपने 38 लिख दिया, प्लस एक्चुअल वैल्यू आपने लिखनी कितनी थी? 38, ए फॉर एक्चुअल। लिख दी गलती से आपने ब्लेंडेड वैल्यू जो कि 83 है। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे? 30। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 38 में से -83 करें, क्या आंसर आता है? जो भी आंसर आएगा उसको 30 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 38 प्लस समथिंग माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू माइनस में। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? हम बेटा मिस्टेकन एवरेज है जो हमने गलती से निकाली है मिस्टेक की वजह से। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? 36.5 आ रहा है। बेटा जहाज ही हैं सारे, मतलब कोई मैं आंसर पूछ रहा हूँ कि मतलब 38 को -83 करें क्या आएगा, तो वो आप
कुछ और ही फलसफा झाड़ी आ रही। क्या आंसर आ रहा है इसका थर्ड? तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर बेटा क्या आ रहा है आपका? 36.5 आ रहा है। यहाँ पे -1.5 आएगा, तो 36.5 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। जिनका 39 आ रहा है वो सारे गलत हैं। वो सारे गलत है, क्योंकि जब हम 83 से वैल्यू को कम करेंगे तो एवरेज नीचे जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। एवरेज नीचे जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। अगर होता ना 38 से हम 83 की तरफ जा रहे होते, तो फिर जो है वो एवरेज आपकी बढ़ती। अब हम बड़ी से छोटी की तरफ आ रहे हैं, तो एवरेज नीचे गिरनी चाहिए। एक और सवाल अटेम्प्ट कर लें। इसका क्या आंसर आएगा बेटा? 7.2 बेटा कैसे आ सकता है? 7.2 जीरो पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 7.2 तो आंसर ही नहीं आ सकता। ये कौन सी जगह पे टेबल आपने पढ़े हैं जहां पर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 72 बनता है? बेटा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करें। 9 × 7 कितना होता है? 63। अब हमने डेसिमल लगाना है। डेसिमल किधर लगेगा? आपने यहां देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक। तो यहां पर डेसिमल लगा नहीं हो, तो यहां पर भी हमने क्या करना है कि दो नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहां पर आपका जो है वो डेसिमल लगेगा। 0.63 आपका जो है वो आंसर है। 0.63। 6.3 कैसे आ सकता है? कौन सा जीरो? जीरो किधर चला गया? एक और सवाल अटेम्प्ट करें। इसका क्या आंसर होगा? 0.44 जो है वो आपका आंसर आएगा। 0.44 इज योर राइट आंसर। 0.44। चले बच्चे, अब आप आगे मूव करते हैं हम लोग। एक सवाल और, हाँ एक और सवाल। हाईएस्ट नंबर आपने बताना है। वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो कि 15 और 25 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, और जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़ता है 10 का। हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 15 और 25 को पूरा पूरा डिवाइड करता है और रिमाइंडर छोड़ता है 10 का। वो हाईएस्ट नंबर बताएं जो 15 और 25 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर छोड़ता है 10 का। बेटा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला सवाल है जो हमने लेक्चर 1 में किया था। जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या आएगा।
हमने उस दिन बात की थी जब हम लीस्ट नंबर फाइंड करेंगे उसमें से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को ऐड करना है कि माइनस करना है? लीस्ट वाले में माइनस करना है या ऐड करना है? लीस्ट वाले में ऐड करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में माइनस करना है। तो यहां पर माइनस होगा, आप बताएगा आंसर का। जो भी आपका आंसर आएगा एचसीएफ का 15 और 25 का निकालने के बाद, उसमें से आपने 10 को माइनस कर देना है। तो राइट आंसर क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का? जिन लोगों का आंसर 5 आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। मेजोरिटी का यही आंसर आ रहा है। हाँ जी, लीस्ट में प्लस करते हैं और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो तो उसमें हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। बेटा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें। ये 15 के फैक्टर आ गए और ये 5। 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे? इसके 5 और 5 आ गए, तो ये 5 आ गया। 5, इसमें से 10 को माइनस करना है। नहीं नहीं, हाँ माइनस करना है। तो राइट आंसर -5। वही जहाज भाईजान, ये -5 आंसर आ रहा है। +5 किधर से आ रहा है? ये -5 जो है वो आपका नंबर है। हाँ बस ठीक है, जिनका -5 है वो ठीक है, बाकी गलत है। बेटा अगर ये सवाल दोबारा समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है वो उसको देखिए। अब दोबारा से एलसीएम और एचसीएफ की जो है वो क्लास तो नहीं लग सकती, उसके रिकॉर्डिंग पढ़िए, उस रिकॉर्डिंग से देखें। और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सवाल मैं पूछ रहा था। अब चलते हैं वापस दोबारा से। और अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हमने फाइंड करना है सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, और ऑड नंबर्स। इनका सम फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर हमें फाइंड करने को कहा जाए सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला होगा आपका n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सम आ जाएगा नेचुरल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं जी 50 नेचुरल नंबर्स का जो है वो, पहले 50 नेचुरल नंबर का जो है वो सम फाइंड कर दे। तो वो n जो है वो आपका 50 होगा। जहां जहां पर n है वहां पर आप 50 लगाते रहे। तो ये आ जाएगा 50, और 50+1 51 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें 2 पे। अब आपने आंसर बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है। सम आ रहा है 1275।
बेटा ये कैमरास अपने प्लीज ऑफ रखें। 1275 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स? 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? फिफ्टी फिफ्टी जो है वो 100 नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कहे कि सम ऑफ n इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स का जो है वो आपने सम निकालना है, तो उसका फार्मूला होगा आपका n इंटू n+1। ये आपका फार्मूला होगा। यानी कि अगर वो कहता है कि आपको 50 इवन फर्स्ट 50 या फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का जो है वो सम बता दे, तो 50 इंटू 50+1, ये 51 हो जाए। इनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो क्या आंसर है इसका? 2550। 2550 जो है वो आपका सम आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की बात करते हैं। फर्स्ट 200 इवन नंबर्स का सम क्या होगा? फर्स्ट 200 इवन नंबर्स का सम, फर्स्ट 200 इवन नंबर्स का सम बेटा क्या होगा? $40,200। कुछ बच्चे इतने शहजादे हैं, वो 200 को 200 से मल्टीप्लाई करके सीधा 4000 बता रहे हैं। तो ये कौन सी जो है वो कैलकुलेटर या कौन सी ग्रामर वो मैथ की बुक ओपन की हुई है? अच्छा बच्चे, अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, बट आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और क्विकली आंसर देना है। तो आपकी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का आंसर है, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा इसका क्या आंसर है। आप लोगों से वैसे एक सरसरी सा सवाल है कि जुबानी सवाल पूछूंगा मैं। 1000+40 कितना होता है? क्विकली आंसर बताना है। 1000+40। ठीक है। 1040+1000 कितना होगा? +30। 2040+30 कितना हो जाएगा? 2070। प्लस इसमें 1000 कर दें, 3070 +20 करें, 3090 +1000 करें, इसमें 4090 +10 करें, 5000। शाबाश बेटा। 3090 में जब 4090 में जब 10 प्लस करते हैं तो आंसर 4100 आता है। ठीक है, 4100 आएगा, ना कि 5000 आएगा। वो आगे बच्ची कह रही है हाउ। बेटा थ्री, सॉरी एक मिनट,
4090, इसमें आप जब 10 को प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 4100 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग सम ऑफ n ऑड नंबर्स। n ऑड नंबर्स का सम हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वेयर, मतलब जो भी नंबर होगा उसका आप स्क्वेयर ले लेंगे तो आपका जो है वो सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो है वो निकल के आ जाएगा। n स्क्वेयर करने से हमें जो है वो उसका सम पता चल जाएगा। तो क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि 9 ऑड नंबर्स का जो है वो सम फाइंड कर दें तो क्या होगा, फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का, तो 81 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहे कि 11 फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स का जो है वो सम फाइंड करें तो वो क्या होगा 121 होगा। 14 का जो है वो 14 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा 196। ठीक है 196। ओ भाई 14 इवन नंबर है लेकिन ऑड नंबर भी तो 14 हो सकते हैं ना तादाद में। ये तादाद बताई जा रही है, नंबर नहीं बताया जा रहा। तो ये बच्चे तीनों फार्मूला आपने नोट कर लिया। अब आ जाते हैं इनकी एवरेज निकालने के लिए। अगर हमें वो कह दे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो हमने निकाल लिया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2, इससे n नेचुरल नंबर्स की जो है वो हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी। तो वो क्या है, अगर 50 नेचुरल नंबर्स हैं तो उसकी एवरेज क्या होगी 25.5। 25.5 जो है वो 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी 50.5। इसी तरह अगर वो आपसे कहे कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स, तो वो होती है n+1। n+1 जो है वो आपका आंसर आएगा। तो अगर आपसे कहे जाए कि 100 इवन नंबर्स की जो है वो एवरेज क्या होगी, तो 100+1 101 हो जाएगा आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि 900 इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी, फर्स्ट 900 इवन नंबर्स की, तो आपने 900+1 901 कर देना। उसके बाद अगर आपसे कहे कि एवरेज ऑफ n ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ n ऑड नंबर्स वो कैसे फाइंड करनी है, तो आपने सिंपली जो नंबर होगा वही आपकी एवरेज होगी। अगर वो कहे कि फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी, तो आपने कहना इसकी एवरेज जो है वो 1000 ही है। जो भी नंबर होगा, जो भी वो नंबर कहेगा वही उसकी एवरेज होगी। तो ये आपके जो है वो नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के हिसाब से जो है वो, हाँ जी बेटा, ऑड की मैंने बताया कि ऑड का सम फाइंड करने के लिए n स्क्वेयर होगा, और ऑड नंबर की एवरेज फाइंड करने के लिए वही जो जितने नंबर होंगे वही उसकी जो है एक्चुअली एवरेज होगी।
इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है बेटा वो 4/5 है। 4/5 जो है वो आपका आंसर है। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप पहले इन दो को कंपेयर कर लें, फिर इन दोनों में से जिसका आंसर ज्यादा होगा उसको अगले से कंपेयर कर लें। तो पहले का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 4 × 9 36 हो गया, 7 × 5 35 हो गया। तो बड़ा आंसर किसके साथ आया? इस वाली के साथ आया। तो ये आपकी बड़ी है, ये इलिमिनेट हो जाएगी। अब 4/5 और 3/8 का जरा कंपेयर कर लें। 4 × 8 32 हो गया, 3 × 5 15 हो गया। तो बड़ा आंसर इसका आया, वो आपकी इलिमिनेट होगी। तो राइट आंसर विल बी 4/5। एक सवाल और कर लेते हैं इसका। बेटा सेपरेट डिवाइड करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। वो आइडिया है कि कर सकते हैं वैसे भी। 2 फ्रैक्शंस हो या 200 फ्रैक्शंस हो, यही तरीका कार अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से बड़ी कौन सी है? 10/11 जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। अच्छा बच्चे, एक सवाल है एवरेज का ही। एक स्टूडेंट है, उसके 3 टेस्ट उसने दिए, उन 3 टेस्ट में उसकी एवरेज जो बनी है वो है 30। टेस्ट 1 में उसका स्कोर है 25, टेस्ट 2 में स्कोर है उसका 35। तो टेस्ट 3 में उसका स्कोर कितना होगा कि उसकी एवरेज जो है वो 30 बनी होगी? ये सारे सवाल बेटा सॉल्व किए हुए हैं और करवाए हुए हैं। आप एक दफा से जाके जो पुरानी वीडियोस जो पिछले लेक्चर है उनको जरा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा सारे सवालों का। तीसरे टेस्ट में कितना स्कोर होगा उसका जो हमें ये आंसर मिल जाएगा? थर्टी जो है वो उसका तीसरे टेस्ट में स्कोर होगा। ये आपने कैलकुलेट करके बताया कि बस अंदाजे से ही बता रहे हैं? कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। इसका बच्चे तरीकाकार क्या होता है? एवरेज का फार्मूला आपने लगाना है, दो वैल्यूज पता हो तो तीसरी आप मालूम कर लेते हैं। टोटल नंबर, एवरेज आपकी है 30, तीसरा नंबर हमें नहीं पता वो कितना है, वो एक्स रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 नंबर है, 3 टेस्ट है। तो अब मैथ का हमें पता ही है, हमने क्लास में इसको सीएसएस में डिस्कस भी किया था कि जब हम डिवीजन में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो और उसे दूसरी साइड पे लेके जाएं तो बोथ साइड्स पे जो है वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट आउट हो जाएगी।
और यहाँ आपका 90 बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 60 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 60 को उधर ले जाएंगे तो साइन इसका माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 60, आपका आंसर जो है वो 30 आ रहा है। तो उसका जो स्कोर है वो कितना होगा, 30 होगा 3 टेस्ट में। मिसिंग वैल्यू जो है जो आपसे पूछी जाएगी उसको आपने एक्स रखना है। एवरेज आपको बता दी गई है, टोटल नंबर आपको पता ही है कि 3 टेस्ट हैं, तो उन जगह सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है। सम ऑफ ऑल नंबर्स में जो जो वैल्यूज पता है उनको सम करें, जिसका नहीं पता उसको एक्स कर दें। बेटा ये बच्चों वाला सवाल है कि हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि जब हमने डिनोमिनेटर में किसी वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है तो उसको बोथ साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी सेम नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हमने इसको खत्म करने के लिए जो है वो बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया। जी बच्चे आप मुझे क्लास के बाद फोन कर लें। ये है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा एक सवाल बच्चे आपसे है, इस डेटा की रेंज क्या होगी? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस डेटा? ओ भाई खुदा का खौफ करें, अननेसेसरीली बहस करने से बेहतर है कि आप पहले मैथमेटिक्स के असूल को समझ लें कि सर इसको 3 को ना भी बोथ साइड पे डिवाइड करें, 3 वैसे भी उस तरफ चला जाएगा। भाई वो 3 उस तरफ कैसे जाता है, जंप लगा के चला जाता है। मैथ की जो बेसिक्स है वो बच्चों को बतानी होती है कि मैथ को जो है वो किस तरीके से 3 उधर चला गया, ऐसे मुंह उठा के चला गया। इसकी रेंज क्या होगी बेटा? इसकी रेंज होगी 4। रेंज विल बी 4। रेंज क्या होती है? किसी भी गिवन डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है इनका जो डिफरेंस होगा वो आपकी रेंज होगी। ये आपकी जो है वो 4 हो गई है, ये आपकी जो है वो रेंज है। इसी तरह रेंज अगेन सुन ले, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी जो है वो रेंज है। दूसरा मॉड का भी आपको पता है ना, मॉड क्या होता है कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन योर डाटा। आपके डाटा के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो वैल्यू है वो आपकी मॉड होती है। इसमें मॉड क्या है? मॉड जो है वो आपका 1 है। अब क्या मॉड होगा? अब आपका 1 और 2 जो है वो मॉड होगा। और अब क्या मॉड होगा? अब आपका 2 होगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो है वो आपकी 2 है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू 2 है तो मॉड आपका जो है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह एक मीडियन होता है, मिडल वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं। मीडियन को फाइंड करने के लिए डाटा जो है वो आपको अरेंज फॉर्म में भी दिया जाता है और आपको जो है वो इरेगुलर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अगर इरेगुलर अरेंज फॉर्म में दिया हो तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर ना दिया हो तो पहले आपने डाटा को अरेंज करना, और अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल से हाईएस्ट की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग। तो डाटा को पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद आपने मीडियन फाइंड करना है। इसका मीडियन क्या होगा? मिडिल वैल्यू क्या है इसकी?
इसका मीडियन है 4। ठीक है, इसका आंसर है 4 आपका। उसके बाद इसका मीडियन क्या आएगा? इसका मीडियन क्या आएगा? यहाँ पर 6 डिजिट हो गए ना बेटा, पहले तो उसको अरेंज कर लेना, डाटा को अरेंज कर लें, डाटा को अरेंज तो कर लेंगे। तो क्या होगा? 11। अब जब आपके यहाँ से 2 वैल्यूज छोड़ते हैं तो बीच में 2 वैल्यूज रह जाती हैं, अगर 3 छोड़ते हैं तो बीच में कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसका मतलब है जब भी आपके डाटा की तादाद इवन नंबर में होगी तो हमेशा सेंटर में जो है वो, मिडल में जो है वो आपकी 2 वैल्यूज बचेंगी। तो आपने क्या करना है, उन 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल लेना है, इनको सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें। इसका आंसर आ जाएगा 15। तो मीडियन आपका जो है वो 15 हो जाएगा। इसका मीडियन क्या होगा? ट्वेंटी फोर। अच्छा बच्चे, अब आपके सवाल रह गए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। जो प्रोपोर्शन के सवाल आपके, ट्रेन प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री और कुछ अलजबरा के सवाल। और आपके बच्चे वो जो क्या कहते हैं परसेंटेज के भी रहते हैं। अब इनमें से जो ट्रेन प्रॉब्लम्स है, ये वाले सवाल, प्रोपोर्शन वाले सवाल, ये वो सवाल है जो कि आसान है और इनका सिर्फ फार्मूला समझाना है, सिर्फ फार्मूला समझाना है इनका। तो आपका जो है वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद इवनिंग में हम लोग मगरिब के फौरन बाद 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक हम लोग करेंगे अपना इंग्लिश का काम इसका। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ देर आप लोग ब्रेक करें इन सवालों पे, फिर ग्रुप के अंदर जो है वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस और ऑडियो की फॉर्म में ये ट्रेन वाले और ये जो दूसरे सवाल हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप इसको जो है वो वहाँ पे अपने पास सेव भी रहेंगे और आपके पास ही होते भी रहेंगे। और बाकी जो प्रोपोर्शन वाला भी वहीं पे करवा दूंगा, परसेंटेज वाला हम क्लास में कर लेंगे और इंग्लिश को भी रात में देख लेंगे। ठीक है बेटा, इस सेशन हमारा जो है नया वो अभी एक ही क्लास उसकी हुई है और उसको हमने रोक लगा दी है क्योंकि एमपीटी आ गया बीच में। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप 20th से ज्वाइन कर सकते हैं। चले बच्चे, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो ग्रुप एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।